हेलो फ्रेंड्स एंड मेडिकल स्टूडेंट, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी एनालिसिस के बारे में। इसमें हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, आईसीएच गाइडलाइंस के बारे में बात करेंगे और प्रेडिक्शन ऑफ सेल्फ लाइफ के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी एनालिसिस के बारे में, तो जो हमारी स्टेबिलिटी एनालिसिस होती है, इससे हम अपने फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की एक्सपायरी वगैरह को प्रिडिक्ट करते हैं। तो इसलिए अगर हम लोग बात करते हैं अबाउट द एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी एनालिसिस के बारे में, तो वहाँ पे हम अपने फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी कंडीशन पे रखते हैं और उससे अपने जो हमारा फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन है उसकी सेल्फ लाइफ को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इस मेथड के बारे में बात करते हैं, दिस मेथड इज डिजाइन टू प्रिडिक्ट द स्टेबिलिटी। ये एक ऐसा मेथड है जो कि इस तरह से डिजाइन किया जाता है जिससे हम अपने फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की स्टेबिलिटी को आसानी से प्रिडिक्ट कर सकें। तो इस कंडीशन में द सेल्फ लाइफ ऑफ द फार्मुलेशन अंडर नॉर्मल एंड रिकमेंडेड स्टोरेज कंडीशन। तो जो है इस डिजाइन को यूज करके, इस मेथड को यूज करके जो हमारे फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशंस होते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन होते हैं, उनकी हम सेल्फ लाइफ को प्रिडिक्ट करते हैं और उसके लिए जो हमारी स्टडी है उसको हम लोग कैरी आउट करते हैं एट द एक्सेलरेटेड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड लाइट। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है उनको हम लोग एक तरह से एक्सेलरेटेड टेम्परेचर की कंडीशन में, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर की वो कंडीशन में, और जो हमारा लाइट है उससे हम उसको एक्सपोज करते हैं और उससे हम अपनी जो हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है उसकी स्टेबिलिटी और सेल्फ लाइफ को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इस स्टेबिलिटी टेस्टिंग के बारे में बात करते हैं, द स्टेबिलिटी वो टेस्टिंग इज डन टू प्रिडिक्ट द टाइम पीरियड अंडर विच द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट रिमेन सेटिस्फैक्ट्री। तो इस कंडीशन में इस स्टडी को, इस स्टेबिलिटी टेस्टिंग को अगर हम करते हैं तो हम इस चीज को वहां पे प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या टाइम पीरियड है जिसमें जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी जो क्वालिटी है वो रहती है, वो सेटिस्फैक्टरी रहती है अंडर प्रेस्क्राइब्ड स्टोरेज कंडीशन। जो उसको स्टोरेज कंडीशन प्रेस्क्राइब की गई है उसमें कितने टाइम पीरियड तक जो हमारा फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है उसकी क्वालिटी वहां पे सेटिस्फैक्टरी होती है, इस चीज को हम वहां पे डिटरमाइन करते हैं। तो आसान तरीके से हम इस चीज को एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो हमारी स्टेबिलिटी टेस्टिंग है, इससे हम इस चीज का पता लगाते हैं कि जो हमारा फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है उसकी एक्सपायरी क्या हो सकती है। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द आईसीएच एंड डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस फॉर स्टेबिलिटी स्टडीज के बारे में, तो जो हमारी है आईसीएच की एक तरह से वो क्यू सीरीज की जो हमारी गाइडलाइंस है वो हम लोग यूज करते हैं अपने स्टेबिलिटी स्टडीज को परफॉर्म करने के लिए। तो अगर हम अलग अलग वो गाइडलाइंस के बारे में बात करते हैं तो इस प्लेस पे हम लोग जो हमारे वो गाइडलाइंस है उनके बारे में हल्का सा देखेंगे, क्योंकि जब आप लोग थर्ड ईयर में आएंगे वहाँ पे जब हम लोग क्वालिटी एश्योरेंस में आएंगे तो वहाँ पे हम लोग आईसीएच में जो हमारा है क्यू सीरीज उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो इस प्लेस पे हम लोग जो हमारी गाइडलाइन है उनके केवल नाम के बारे में बात करेंगे और हम देखेंगे कि हर जो हमारी गाइडलाइन है उसमें हम किस तरह की स्टेबिलिटी टेस्टिंग वगैरह करते हैं। तो इसमें जो हमारा है सबसे पहला दैट इज द Q1A R2। R2 का मतलब यहाँ पे है इसका सेकेंड रिवीजन है। तो जो हमारी इसमें है आप कह सकते हैं सबसे पहली गाइडलाइन है ये है Q1A। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, स्टेबिलिटी टेस्टिंग फॉर द न्यू ड्रग सब्सटेंस एंड प्रोडक्ट। तो जो हमारे पास कोई अगर न्यू ड्रग सब्सटेंस है या कोई नया प्रोडक्ट है तो उसकी स्टेबिलिटी की टेस्टिंग की जो गाइडलाइन है वो Q1A के अंतर्गत आती है। अगर हम Q1B के बारे में बात करते हैं तो इसमें होता है फोटो स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग सब्सटेंस एंड प्रोडक्ट। तो जो हमारे हैं न्यू ड्रग सब्सटेंस हैं या जो हमारे न्यू प्रोडक्ट है उनकी जो फोटो स्टेबिलिटी है, जो उनकी एक तरह से प्रकाश से स्टेबिलिटी है, उसकी जो टेस्टिंग है उसको हम जो है Q1B गाइडलाइन के अंतर्गत वो करते हैं। अगर हम Q1C के बारे में बात करते हैं तो ये क्या है, स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू डोजेज फॉर्म। कोई अगर हमारे पास न्यू डोजेज फॉर्म आती है तो उसकी स्टेबिलिटी वो टेस्टिंग हम लोग Q1C गाइडलाइन के अंतर्गत
करते हैं। उसके बाद हमारा अगला है दैट इज द Q1D। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या है, ब्रैकेटिंग एंड मैट्रिक्सिंग डिजाइन फॉर स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग सब्सटेंस एंड प्रोडक्ट। उसके बाद अगर हम Q1E के बारे में बात करते हैं तो ये क्या है, इवेल्युएशन ऑफ स्टेबिलिटी डाटा। जो हमारे डाटा वगैरह आते हैं उनका जो होता है इवेल्युएशन, वो Q1E गाइडलाइन के अंतर्गत होता है। और जो हमारा Q1F है उसमें क्या है, स्टेबिलिटी डाटा फॉर क्लाइमेट जोन 3 एंड 4। जो हमारे क्लाइमेट जोन 3 एंड 4 होते हैं उनमें जो हमारा स्टेबिलिटी डाटा है वो हमारे Q1F गाइडलाइन के अंतर्गत आता है। तो अगर हम अलग अलग क्लाइमेटिक जोन के बारे में बात करते हैं तो जो हमारे जोन हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3 एंड जोन 4। तो अगर हम जोन 1 के बारे में एक तरह से बात करते हैं तो ये क्या है, दैट इज द मॉडरेट टेम्परेचर क्लाइमेट। तो इस कंडीशन में जो हमारा टेम्परेचर है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और जो हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 45% इस जोन में होती है। जो हमारा अगला जोन है दैट इज द जोन 2। इसमें क्या होता है, ये है हमारा सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स है। यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है और जो ह्यूमिडिटी है वो यहाँ पे 60% के आसपास होती है। अगर हम जोन 3 के बारे में बात करते हैं तो ये हॉट ड्राई क्लाइमेट एक तरह से कहलाता है। यहाँ पे क्या है, जो हमारा टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है और जो वहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 35% के आसपास होती है। और जो हमारा अंतिम जोन है दैट इज जोन 4। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट कहलाता है। तो इस कंडीशन में जो हमारा यहाँ पे टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और जो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 70% यहाँ पे होती है। तो इसके अनुसार भी हम अपनी स्टेबिलिटी स्टडीज को प्रॉपरली परफॉर्म करते हैं कि जो हमारा एक तरह से ड्रग सब्सटेंस है वो किस क्लाइमेट जोन में हमें अधिकतर यूज करना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी एनालिसिस के बारे में, तो इसका जो पहला ऑब्जेक्टिव है, पहला उद्देश्य है टू वो सर्व ए रैपिड मीन फॉर द सिलेक्शन ऑफ बेस्ट फार्मूलेशन फ्रॉम द सीरीज ऑफ सिमिलर फार्मूलेशन। तो अगर एक ही चीज़ की काफ़ी सारी फार्मूलेशन हमारे पास अवेलेबल है तो उसमें से हमें अगर एक को एक तरह से करना है, सेलेक्ट करना है कि जो ज़्यादा स्टेबल हो, तो उस कंडीशन में हम वहाँ पे अगर उसकी एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी एनालिसिस करते हैं और उसमें जो फार्मूलेशन हमारी सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है उसको प्रॉपरली करने के लिए सेलेक्ट हम इस एक तरह से टेस्टिंग एनालिसिस को यूज करते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला ऑब्जेक्टिव है टू प्रिडिक्ट द सेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। जो हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसकी सेल्फ लाइफ क्या होगी, एक्सपायरी क्या होगी, उसको हम इस मेथड को यूज करके आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला ऑब्जेक्टिव है टू सर्व एज ए रैपिड मीन फॉर क्वालिटी कंट्रोल। जो हमारा क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम है उसको तेजी से करने के लिए, उसको और फास्टली एक तरह से करने के लिए हम यहाँ पे एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी एनालिसिस को करते हैं। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव हैं जिनके कारण हम लोग एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी एनालिसिस को करते हैं। तो अगर हम एक तरह से बात करते हैं कि वो हमारे कौन कौन से स्ट्रेस हैं जो हम अधिकतर यहाँ पे अप्लाई करते हैं, द कॉमन हाई स्ट्रेस ड्यूरिंग द स्टेबिलिटी टेस्टिंग। तो पहला है हमारा टेम्परेचर, दूसरा है ह्यूमिडिटी और तीसरा है लाइट। ये 3 ऐसे स्ट्रेस हैं जिनको हम लोग अधिकतर यूज करते हैं अपने एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी एनालिसिस को करने के लिए। तो अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं जो हमारा ड्रग सब्सटेंस है उसका डिग्रेडेशन वहाँ पे इंक्रीज होता जाता है। अगर हम बात करते हैं अबाउट द ह्यूमिडिटी तो उस कंडीशन में जो हमारा ह्यूमिडिटी है वो हाइड्रोलिसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो हमारे हाइड्रोलिटिक डिग्रेडेशन वगैरह होते हैं, डिकम्पोजिशन होता है, उसकी स्टडी हम लोग हाई ह्यूमिड कंडीशन पे करते हैं। और अगर हम लाइट के बारे में बात करते हैं तो इससे हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि जो हमारी सनलाइट है उसका इफेक्ट हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन पे किस तरह से होने वाला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द स्टेबिलिटी स्टडी के बारे में, जो हमारा है, जो हमारी अलग अलग स्टेबिलिटी स्टडीज के जो होते हैं टाइप और उनकी जो होती हैं पैरामीटर, जो उनकी कंडीशंस हैं, अगर उसके बारे में हम बात करते हैं तो इसमें हमारा जो पहला है दैट इज द लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्टडी। इसको हम लोग अगर इसके ड्यूरेशन के बारे में बात करें तो इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 5 साल के लिए करते हैं। इसमें जो हमारा टेम्परेचर है वो 25 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड
सेंटीग्रेड के आसपास पे हम अपने प्रोडक्ट को रखते हैं और जो हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो यहाँ पे 60 ± 5% के आसपास हम मेंटेन करते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला है दैट इज द इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी स्टडी। अगर इसके हम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली होता है, वो 6 मंथ की स्टडी होती है। इसमें जो हमारा टेम्परेचर है वो 30 डिग्री ±2 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हम इसमें मेंटेन करते हैं और जो हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 65 ± 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम इस स्टडी को परफॉर्म करते हैं। और जो हमारा है तीसरा टाइप दैट इज द एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी, तो इसका भी जो हमारा ड्यूरेशन है वो 6 मंथ का होता है। यहाँ पे जो हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं वो हमारा 40 ±2 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है और जो हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है वो हमारा होता है 75 ± 5% के आसपास हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी अपने प्रोडक्ट की मेंटेन करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द प्रेडिक्शन ऑफ सेल्फ लाइफ के बारे में। हम किस तरह से अपने फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की सेल्फ लाइफ को प्रिडिक्ट करते हैं। तो इसके लिए जो हमारा होता है रेट ऑफ रिएक्शन होता है, उसके टेम्परेचर के या उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, उसके लिए हम आर्रीनियस इक्वेशन को यूज करते हैं और ये एक्सप्लेन करता है कि हमारे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है हमारे रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। तो अगर हम जो आर्रीनियस इक्वेशन के बारे में बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द आर्रीनियस इक्वेशन अगर हम अपने जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर रेज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो वहाँ पे जो रिएक्शन की स्पीड है वो 2 से 3 गुना तक बढ़ जाती है। तो अगर हम इक्वेशन की बात करते हैं तो हमारी इक्वेशन यहाँ पे क्या है, k = a e⁻ अपॉन RT। तो इस प्लेस पे अगर हम a की बात करते हैं तो ये हमारा कहलाता है अवोगाद्रो कांस्टेंट कहलाता है। अगर हम EA की बात करते हैं तो ये एक्टिवेशन होती है, एनर्जी होती है। R की बात करते हैं तो ये गैस कांस्टेंट है और T हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। तो अगर हम इस इक्वेशन का लॉग लेते हैं, इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, log k = log a - EA अपॉन 2.303 RT हमारी इक्वेशन होगी अगर हम इसको एक कॉमन लॉग में कन्वर्ट करेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग के बारे में। तो वो कौन कौन से स्टेप हैं वो जिसके थ्रू हम अपने फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी वो करते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला स्टेप है ये क्या है, द प्रिपरेशन इज स्टोर्ड एट डिफरेंट एलिवेटेड टेम्परेचर। जो भी हमारा फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है उसको हम लोग अलग अलग एलिवेटेड टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं। जो हमारा टेम्परेचर है, एक टेम्परेचर है हमारा 40, 50, 60 और वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम अपने फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को स्टोर करते हैं। जो हमारा अगला स्टेप है द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट ईच एलिवेटेड टेम्परेचर इज आल्सो डिटरमाइन। जो हमारा हर एलिवेटेड टेम्परेचर है उस पे हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है उसको हम पहले से डिटरमाइन कर लेते हैं। उसके बाद में द सैंपल्स आर विड्रॉन एट डिफरेंट टाइम इंटरवल। जो हमारे अलग अलग टाइम इंटरवल हैं तो उस कंडीशन में हम उसमें से सैंपल को करते हैं, विड्रॉ करते हैं और उसमें जो हमारा एक तरह से प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय प्लॉटिंग द कंसंट्रेशन अगेन द टाइम एंड लीनियर रिलेशनशिप इज डिटरमाइंड। तो इस कंडीशन में जो हमने अलग अलग लिए थे सैंपल उससे हम एक यहाँ पे ग्राफ को प्लॉट करते हैं और हम ये डिटरमाइन करते हैं कि अलग अलग जो हमारा है टाइम इंटरवल उस पे हमारे जो हमारा सब्सटेंस है उसकी कंसंट्रेशन हम लोग क्या है और उसके बीच में एक हम लीनियर रिलेशनशिप डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। द स्ट्रेट लाइन इन द ग्राफ परमिट द एस्टिमेशन ऑफ के वैल्यू फ्रॉम द स्लोप। तो इस कंडीशन में जो हमारा होता है स्ट्रेट लाइन हमारे ग्राफ की होती है उससे हम लोग अपना जो हमारा के की वैल्यू है उसको डिटरमाइन कर लेते हैं आर्रीनियस इक्वेशन में। उसके बाद हम क्या करते हैं, फ्रॉम द स्लोप ऑफ द लाइंस द रिएक्शन रेट कांस्टेंट के फॉर द डिग्रेडेशन टू ईच एलिवेटेड टेम्परेचर इज कैलकुलेटेड। तो हर एलिवेटेड वो टेम्परेचर पे जो हमने 40 पे रखा था, 50 पे रखा था, 60 और वो 70 पे जो हमने अपने प्रोडक्ट को रखा था, तो हर एलिवेटेड टेम्परेचर पे हम अपने जो हमारा एक तरह से के की वैल्यू है उसको हम जो वो डिटरमाइन करते हैं और उससे जो हमारा डिग्रेडेशन है उसको हम लोग आसानी से डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारा होता है फार्मास्यूटिकल वो प्रिपरेशन जिसकी हम स्टेबिलिटी स्टडी वो कर रहे हैं उसको हम लोग उसके अंदर द रिएक्शन रेट कांस्टेंट के फॉर द डिग्रेडेशन एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज
डिटरमाइन। तो उसका एक सैंपल हम लोग रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी रखते हैं और उसका भी हम रेट कांस्टेंट के की वैल्यू को डिटरमाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक आप कह सकते हैं वो प्रिपरेशन रखी, वो थी हमारी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एक थी 40 पे, एक 50 पे, एक 60 पे और एक थी हमारी 70 पे। इन पांचों का हम लोग जो हमारा होता है रेट कांस्टेंट के की वैल्यू को डिटरमाइन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, द के वैल्यू ऑब्टेन फॉर 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज सब्स्टिट्यूटेड इन ऑलरेडी डिटरमाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड एन एस्टिमेशन इज ऑब्टेन फॉर द सेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। तो जो हमने के की वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकाली, उसको हम लोग जो हमारी अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस थी, जो हमने अलग अलग वो टेम्परेचर पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला, वहाँ पे हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं और अपना जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी जो सेल्फ लाइफ है उसको ऑब्टेन करने की, डिटरमाइन करने की या एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो जो हमारे अलग अलग टेम्परेचर पे हमने अपने फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को रखा था, उसकी जो हमारी अलग अलग टाइम पे कंसंट्रेशन आती है उसके और एक आप कह सकते हैं टाइम के बीच में हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो जब हम इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं, तो अगर हम इस ग्राफ को देखते हैं तो जो हमारा है पहला ग्राफ, इसमें क्या है, जो इस साइड है ये क्या है, ये है हमारा लॉग कंसंट्रेशन है और ये हमारा टाइम है। तो अगर हम एक तरह से वो देखते हैं तो जैसे जैसे जो हमारा वो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जाता है, वैसे वैसे उतना जल्दी हमारी जो एक तरह से प्रोडक्ट है उसमें हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाती है। तो अगर हम इस ग्राफ को देखते हैं तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमने जो हमारा एक तरह से प्रिपरेशन था उसको अलग अलग 5 टेम्परेचर पे हमने वो रखा और उससे हम जो हमारा वो के की वैल्यू है उसको हमने वो डिटरमाइन किया और इस साइड हमने रखा लॉग के को और इस साइड हमने रखा 1/t को। तो जो हमारा एक तरह से आता है ग्राफ, उसमें जो हमारा होता है लॉग के की वैल्यू एट द 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम लोग कहते हैं लॉग के एट रूम टेम्परेचर, जो कि हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आता है। और जो हमारी अलग अलग जो हमारे टेम्परेचर हैं उन पे जो हमारी लॉग के की वैल्यू आती है उसको हम यहाँ पे रख के अपने जो हमारा फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है उसकी सेल्फ लाइफ को डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द लिमिटेशन ऑफ एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी एनालिसिस के बारे में। तो यह एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी जो एनालिसिस है उसको हम लोग किन किन कंडीशन में नहीं कर सकते हैं, अगर हम उसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारी है पहली कंडीशन वो क्या है, स्टेबिलिटी वो प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन द आर्हेनियस इक्वेशन वैलिड व्हेन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन लाइज बिटवीन 10 to 30 किलो कैलोरी पर मोल। तो जो हमारा यहाँ पे एक तरह से आता है वो थर्मल वो डिकम्पोजिशन की अगर हम एक तरह से बात करते हैं तो जो हमारा होता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या जो हमारी ई की वैल्यू है अगर वो 10 से 30 के बीच में है तो उसी कंडीशन में हम आर्हेनियस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। अगर ये 10 से कम है या 30 से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में हम आर्हेनियस इक्वेशन को स्टेबिलिटी को एक तरह से प्रिडिक्ट करने के लिए नहीं यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा है अगला वो लिमिटेशन वो दैट इज दिस मेथड इज नॉट यूज्ड इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो अगर जो हमारी रिएक्शन हो रही है हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के अंदर अगर वो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, एक से अधिक स्टेप में अगर वो होती है तो उस कंडीशन में हम इस मेथड को नहीं यूज कर सकते हैं, वो बिकॉज आर्हेनियस इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ ओनली वन रेट कांस्टेंट। क्योंकि जो हमारा आर्हेनियस इक्वेशन है वहां पे केवल एक रेट कांस्टेंट होता है। तो अगर जो हमारी रिएक्शन है वो 2 या 2 से अधिक स्टेप में हो रही है तो वहां पे हम इस मेथड को नहीं यूज कर सकते हैं। जो हमारी सिंपल रिएक्शन होती है उसी में हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला वो लिमिटेशन है वो दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल इन डिग्रेडेशन इज ड्यू टू द फ्रीजिंग माइक्रोबियल कंटामिनेशन एक्सिस एजिटेशन। तो जो हमारा फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है उसमें अगर जो डिग्रेडेशन है वो फ्रीजिंग के कारण हो रहा है या माइक्रोबियल कंटामिनेशन के कारण हो रहा है या एक्सिस एजिटेशन के कारण हो रहा है तो उस कंडीशन में ये मेथड एप्लीकेबल नहीं होता है। क्योंकि जो हमारा ये मेथड है इसमें जो हमारा टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, उसी को हम यहाँ पे एक तरह से कंट्रोल करते हैं। अगर और किसी कारण से वहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा है तो हम इस मेथड को नहीं यूज करते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला लिमिटेशन है दैट इज द प्रोडक्ट विच लूज देयर फिजिकल इंटीग्रिटी एट द एलिवेटेड टेम्परेचर इज नॉट सुटेबल फॉर दिस
मेथड। तो अगर हमारा फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन ऐसा है जिसको हम लोग टेम्परेचर को अगर बढ़ाते हैं तो उसकी जो होती है फिजिकल इंटीग्रिटी अगर वो चेंज हो रहा है, लाइक अगर हमारे पास पाउडर है, हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया और वो एक तरह से लिक्विफाई हो गया, या हमारे पास कोई लिक्विड है, हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया और वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो उस कंडीशन में अगर वो अपनी जो होती है फिजिकल इंटीग्रिटी उसको लूज कर देता है, उसको खो देता है, तो उन प्रोडक्ट की हम स्टेबिलिटी स्टडी इस मेथड से नहीं कर सकते हैं। और जो हमारा अंतिम लिमिटेशन है दैट इज द दिस मेथड इज नॉट वैलिड व्हेन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज एट हाई टेम्परेचर। अगर जो हमारा टेम्परेचर है जब हम उसको इंक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन में अगर हमारे रिएक्शन जो हमारे प्रोडक्ट में हो रहा है उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी अगर उसके साथ में चेंज हो जा रहा है तो उस कंडीशन में भी ये मेथड वैलिड नहीं होता है, इस मेथड को हम लोग यूज नहीं करते हैं। ओके फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।